नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, नए क्लासेस को जो हम रेगुलर पढ़ रहे थे उनको हम नई नई तकनीक से, नई दिशा से, नई दृष्टिकोण से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको और भी मज़ा आए और आसानी से समझ में आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका का ये यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया। इस पर मेरा नाम है प्रशांत और करंट अफेयर की वो क्लास है जो सीधी सीधी आपके वनडे एग्जाम से लेकर स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस और अन्य समकक्ष जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सभी को लेकर जितना भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे वन लाइनर हो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, चाहे एलेबरेटिव करने हो GS 1 2 3 4 या ऐसे के पेपर्स में आपको लिखना हो, तो उन सभी खबरों को जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, वो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हो, नेशनल हो, पॉलिटिक्स हो, करंट अफेयर, मतलब वो करंट अफेयर की वो खबरें जो स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और संविधान को लेकर या जैसे पॉलिटिक्स को लेकर या चाहे नई योजनाएं हो या कोई भी ऐसी विषय वस्तु हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काम देगी, उन सभी इवेंट्स को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली नींव हमारी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, राइट। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोस्टली जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट उसमें भी कौन सा? तो स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी। हालांकि ये मिशन देखिए है अमेरिका का, नासा का, राइट। नासा जैसे हमारी संस्था है इसरो, वैसे नासा, राइट। बट ये हमें क्यों काम देगा? हमारा क्या लेना देना कि वाई वी आर, वाई शुड स्टडी अबाउट दिस मिशन, राइट। स्पेरेक्स एंड पंच मिशन है, उसके बारे में हम क्यों पढ़ाई करें? तो उसके दो रीजन है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी दुनिया में होता है उसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली अमेरिका, पूरी दुनिया पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मिशन पर्टिकुलरली अबाउट दिस टू मिशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी सिमिलर। जब भारत के जो आदित्य L1 है, राइट, आदित्य L1, इसने क्या दिया? सूर्य के कोरोना की तस्वीरें दी, राइट। सूर्य की कोरोना की तस्वीरें दी, सूर्य की तस्वीरें दी बहुत, राइट। तो हमने ये देखा, राइट, तो हमने ये देखा कि ये जो मिशन है, दो मिशन, ये भी सिमिलर है सूर्य के अध्ययन के लिए, सौर ऊर्जा के अध्ययन के लिए, राइट। ये सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य, ब्रह्मांड, राइट, मिल्की आकाश गंगा, आकाश गंगा, इन सभी का कलेक्टिव ये मिशंस है। और ये मिशंस को हम इस तरह से देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। इसीलिए हमें हमारे साथ सिमिलर भी होता है। स्पेरेक्स मिशन है ये, राइट। स्पेरेक्स मिशन जो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जो कैलिफोर्निया है, राइट, कैलिफोर्निया, राइट, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, राइट। ये कैलिफोर्निया का जो वेंडनबर्ग है, वेंडनबर्ग, उससे लॉन्च हुआ गया है ये, लॉन्च वो वहां से वेंडनबर्ग से लॉन्च किया गया है, कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग से ये लॉन्च हुआ है ये, राइट। वेंडनबर्ग स्पेस स्पेस फोर्स सेंटर है, स्पेस फोर्स, राइट। वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, ये वहां से लॉन्च किया गया है, बेस से लॉन्च किया गया, राइट। ये यहाँ से लॉन्च किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड, जिसका मैंने अब बात करी, ब्रह्मांड और सूर्य, यानी सूर्य का अध्ययन, सौर अध्ययन, राइट, या सूर्य का अध्ययन जिसे कहते हैं, सूरज, राइट, सौर अध्ययन, इसका मुख्य उद्देश्य है इसके लिए, राइट। ये मेन मिशन है ये सूर्य और इसका। अगर हम स्पिरेक्स को देखें तो ये क्या है? स्पेक्ट्रोफोमोमीटर, राइट, स्पेक्ट्रोफोमोमीटर, right, spectrophotometer for this history, for the history of universe, right, जो मैंने कहा ब्रह्मांड की, for the history of यूनिवर्स,
इसका ये जैसे शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, राइट। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का पूरा ये पढ़ाई करने के लिए, मतलब अध्ययन करने के लिए, एपोज ऑफ रीओनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोर, राइट। ये इसका महत्वपूर्ण काम है, ये इसका नाम है, राइट। ये इसका नाम है इतना बड़ा, तो इसका शॉर्ट में हमने क्या कर दिया, स्पेरेक्स, राइट। ये ब्रह्मांड के इतिहास की पूरा का जो ब्रह्मांड है हमारा, मिल्की वेव, आकाश गंगा है और पूरा अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे तो एक मिल्की वेव है, ऐसे तो अनंत मिल्की वेव, मतलब आकाश गंगाएं है। उन सभी का अध्ययन करने के लिए, ब्रह्मांड सबसे यंगेस्ट है, वो बढ़ रहा है, उसका वो विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो हम मानव जाति अभी भी उस रहस्य से बहुत ही परे है, उसको अभी भी वो रहस्य नहीं सुलझा है। तो इसी के कारण जो है इसका टोटली अध्ययन करने के लिए ये मिशन नासा ने लॉन्च किया है, राइट। ये जीवन तत्वों की खोज करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड के इतिहास एंड जीवन तत्वों की खोज करना, राइट। जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड और उसके जो जीवन तत्व है, राइट, जीवन तत्व की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन तत्व की खोज, राइट। जीवन तत्व की खोज करनी है, ब्रह्मांड और उसके जीवन तत्व की पूरी खोज करनी है, राइट। ये आपको दिख रहा होगा, राइट। ये आपको दिख रहा होगा लगभग 450 मिलियन, क्या है, ज्यादा बड़ा हो गया ना ज्यादा, चलो 400 मिलियन आकाश गंगा है, राइट। आकाश गंगा 450 मिलियन आकाश गंगा और 100 मिलियन से ज्यादा सितारे, राइट। 100 मिलियन से 100 मिलियन प्लस क्या, सितारे, तारे, स्टार्स, राइट, स्टार्स। इनका अध्ययन करना है, इनका क्या करना है, अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कितने बड़ा ये रिसर्च, कितना बड़ा है। हम ये कंपेयर कर सकते कि एक देश, उसकी प्रायोरिटीज देखिए कितनी डेवलप है। उसको अब यहाँ पृथ्वी पर जो भी वो रिसर्च कर रहा है कर ही रहा है, बट उसको अब आकाश जीतना है और वहाँ के सभी चीजें, बाकी की जो आकाश गंगाएं है, तारे हैं, इन सभी को उनको देखना है। और इन 100 मिलियन सितारे या 450 आकाश गंगाएं, इन का जो अरबों वर्षों में जो विकास हुआ है उसका डेटा कलेक्शन, राइट। ये डेटा कलेक्ट करना है, ये डेटा कलेक्ट करना है, ये विकास का अध्ययन करना है। इसका जो विकास हुआ है अभी तक का विकास, उस विकास का जो डेटा रहेगा वो डेटा पूरा का पूरा कलेक्ट करने का महत्वपूर्ण काम यहाँ पर करना है, राइट। और इन सभी को समझते हुए जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, राइट, जो ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है उसको समझना है, उसको क्या करना है, उसका समझना है, उसको क्या करना है, रिसर्च करना है, रिसर्च, उस पर रिसर्च करना है, ब्रह्मांड के विस्तार का रिसर्च, राइट। और क्या करना है, जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का सेंसर है, टेलीस्कोप, राइट, टेलीस्कोप जो है उस टेलीस्कोप इंफ्रारेड सेंसर्स को, राइट, इंफ्रारेड सेंसर्स के सहायता से, राइट, करोड़ों आकाशगंगाओं को और उनका ब्रह्मांडीय जो करोड़ों आकाशगंगा है, राइट, इसके सेंसर्स के सहायता से करोड़ों आकाश गंगाओं का अध्ययन करके एक 3D मानचित्र, 3 डायमेंशन मैप बनाना है। क्या बनाना है, मैप बनाना है, एक 3D डायमेंशनल मैप बनाना है, राइट। और ये सभी के सभी अगर बात करें, ये सभी के सभी पूरा एक हमारे पास अभी तक, देखिए आपको पता होगा एक इंटरस्टेलर नाम की मूवी है, इंटरस्टेलर वन ऑफ द
बेस्ट मूवी है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। मैं कई बार देख चुका हूँ उस पिक्चर को। उसने पहली बार हमें जो ब्लैक होल हम जिसे बोलते हैं उसकी हमें चित्र दिया उस पिक्चर ने। आप सोचिए, इससे पहले ब्लैक होल का वैसा चित्र नहीं था हमारे पास, और अभी भी नहीं है, बट कमोबेश रिसर्च और उसकी उन्होंने जो अध्ययन किया उससे पता चला कि ऐसा ब्लैक होल हो सकता है, ऐसी एक मान्यता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे आकाश गंगों का अध्ययन करके एक 3D मानचित्र बनाएंगे, और ये कितना कठिन काम है इससे आप समझ सकते हो। तो इसीलिए स्पेरेक्स मिशन बहुत है, राइट। ये मिल्की वेव के अंदर, राइट, जो मिल्की वेव है, मंदाकिनी जिसे कहते हैं, राइट, या मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा है, राइट। मंदाकिनी जो है इसका, इसके भीतर जो है ये मिशन जाएगा, स्पेरेक्स जो है, स्पेरेक्स इसके अंदर जाएगा, राइट। इसके भीतर ये जो है ये पूरा का पूरा मिशन जाने वाला है, राइट। स्पेरेक्स एक्स छोटा इसमें, राइट। तो ये जो स्पेरेक्स मिशन है ये इसके भीतर जाएगा, और इसके पूरे की पूरी तत्वों की, इसके अंदर क्या जीवनाशक तत्व है, क्या बाहरी दुनिया पर आदमी को बिसाया जा सकता है, क्या नहीं, इसकी पूरे की पूरी संभावनाएं जो है ये स्पेरेक्स मिशन करेगा। इसकी लागत जो है लगभग 500 मिलियन डॉलर है। एग्जैक्ट अमाउंट 400 मिलियन यूएस डॉलर, मिलियन अमेरिकी डॉलर, राइट। इसका जो है 500 488 अमेरिकी मिलियन डॉलर इसका बजट है। ये बजट, लागत कह लीजिए आप इसको, लागत बजट एक ही बात है। और ये लगभग 500 किलोग्राम का ये इसका वजन है, इस सैटेलाइट का, इस उपग्रह का, राइट। अगला देख लेते हैं पंच मिशन। देखिए पंच मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पंच मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही है, स्पेरेक्स और पंच, ये दो मिशन है, स्पेरेक्स एंड पंच, ये दो मिशन है, मगर ये है एक ही मिशन, पर दोनों का काम, दो सैटेलाइट जो जाएंगे वो अलग अलग वर्क करेंगे। एक टोटल आकाश गंगाओं पे, सितारों पे बेस रहेगा, और जो पंच मिशन है वो सूर्य पर बेस रहेगा, राइट। ये टोटल सूर्य पे बेस है, सूर्य, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए बेस्ट मिशन है ये पंच मिशन। पंच माने क्या है, पोलैरिमीटर, राइट, पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना, टू, राइट। ये जो है पंच मिशन है, कोरोना एंड हेलिस्फीयर, राइट, एंड हेलिस्फीयर, राइट। ये पंच है, PUCH, पंच, पंच मिशन है ये, और ये यहीं पे काम करेगा कोरोना को लेकर। ये सूर्य की बाहरी परत जो है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, सूर्य की बाहरी परत, जिसे क्या कहते हैं, कोरोना, उसका अध्ययन करेगा, उसका अध्ययन, उस पर रिसर्च करेगा। ये पूरा का पूरा रिसर्च जो है उस पर करेगा कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से। और ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप पे काम करेगा, एज एन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप पर पंच मिशन, ये सैटेलाइट जो है ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप पर काम करेगी सूर्य की बाहरी परत, और इसका पूरा का पूरा हमें काम करेगा। इसमें 4 सैटेलाइट शामिल है, 4 उपग्रह जिसे हम कहते हैं हिंदी में, 4 उपग्रह शामिल हैं। प्रत्येक उपग्रह का वजन 60 किलोग्राम है, राइट, 60 किलोग्राम। हर एक उपग्रह का वजन जो है 60 किलोग्राम है, इसका भार जो है 60 किलोग्राम है, राइट। और ये 2 वर्ष, दोनों मिशन जो है 2 वर्ष इसका अवधि है। पहले 6 महीने में, जो पहले 6 महीने रहेंगे, इसमें ये मानचित्र तैयार करेगा। ये भी एक जो है पहले 6 महीने जो है ये मानचित्र तैयार करेगा पूरे आकाशगंगा का, पूरे ये उसमें हेल्प करेगा, किसे, स्पेरेक्स मिशन में, स्पेरेक्स को। पहले 6 मंथ में क्या करेगा, आकाशगंगा का मानचित्र तैयार करेगा, 3D मानचित्र, जिसको मैंने आपको बात अभी कही थी। और ये 3D मानचित्र जो है पूरा का पूरा तैयार करेगा। 90 दिनों में ये अवलोकन शुरू करेगा। फर्स्ट 90 डे ये लियो, जिसे लोअर ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित होगा,
और पहले 90 दिन ये अवलोकन करेगा, अवलोकन, राइट। ये पहले 90 दिन क्या करेगा, अवलोकन करेगा। ये पूरा का पूरा काम जो है इसी तरीके से होने वाला है। ये पूरा का पूरा अवलोकन करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से ये काम करने वाला है, राइट। उद्देश्य इस मिशन का मैंने पहले ही बताया, राइट। सौर हवाएं, सूर्य की बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परत और क्या, सौर हवाएं, सौर हवाओं या वायु, सौर वायु का अध्ययन, सौर वायु का अध्ययन इसका मुख्य उद्देश्य है। सौर हवाओं का मुख्य अध्ययन, राइट, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सूर्य का कोरोना है, बाहरी परत है, राइट, सूर्य की बाहरी परत, बाहरी परतों का 3D मानचित्र बनाना, राइट, 3D मानचित्र बनाएगा ये। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, राइट, सौर हवाएं और सौर को जो कोरोना है, राइट, उसकी उत्पत्ति और विस्तार को भी समझा जा सकेगा, राइट। सौर हवा वो और कोरोना की उत्पत्ति को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दुनिया में इट्स अ फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, ये पहली बार दुनिया में मानचित्र बनाएगा, 3D मानचित्र जिसकी बात मैंने कही थी, मानचित्र बनाएगा, राइट। ये दुनिया में पहली बार मानचित्र बनाएगा, ये पूरा का पूरा। और अगर बात करें इसके पेलोड की, तो इसमें 4 कॉम्पैक्ट उपग्रह, चार कॉम्पैक्ट सैटेलाइट है, राइट, 4 कॉम्पैक्ट सैटेलाइट है। इनका वजन 64 kg है, राइट, इसका वजन 64 kg है। और इसको लियो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बनाया, लोअर ऑर्बिट ऑफ अर्थ में स्थापित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, राइट। अगली न्यूज देख लेते हैं, रेलवे संशोधन विधेयक है 2024 का। अब जो संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र पार्ट 2, संसद सत्र चल रहा है 10 मार्च से, राइट। ये बजट सत्र भी है, ये बजट सत्र है, बजट सत्र पार्ट 2। पहला पार्ट जो हुआ था उस टाइम बजट किया गया था, अब जो है ये बजट का ही एक्सटेंडेड पार्ट चल रहा है इसका। तो इसमें जो है रेलवे में इस सत्र में जो है, पहले तो लोकसभा में पारित हो चुका था, लोकसभा में पारित, और अब जो है, अब इस सत्र में राज्यसभा से मंजूरी, राइट, राज्यसभा से क्या मिली है, या पारित जिसे आप कहते हैं, राज्यसभा से पारित। ये बहुत पुराना कानून है। जैसे हम बात करें, जो ब्रिटिशर्स काल का कानून था 1905 का, उसको पूरी की पूरी निरस्त करेगा, राइट। ये रेलवे अधिनियम जो है, संशोधन है, ये रेलवे का, इंडियन रेलवे का जो कानून है, राइट, रेलवे अधिनियम जो है, इंडियन रेलवे का जो अधिनियम है, कौन सा, 1905 का तो है ही है, बट अभी इसमें क्या जोड़ेगा, अब जो ये सत्र हुआ है, ये एक तो 1905 के कानून को क्या करेगा, निरस्त, कानून को निरस्त करेगा, पूरी तरह से निरस्त। और रेलवे अधिनियम जो है, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989, रेलवे अधिनियम 1989 में ये संशोधन जुड़ जाएगा, ये संशोधन 2024 जुड़ जाएगा, राइट। ये इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत है, ये याद रखिएगा। ये 2024 का विधेयक जो है, इसकी ये खासियत है कि ये क्या करेगा, ये
कानून को, मतलब रेलवे के जो बोर्ड है, राइट, रेलवे बोर्ड को शक्तियां देगा। रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड को क्या करेगा, ये शक्तियां देगा, कई सारी शक्तियां देगा, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, शक्तियां देगा और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा और पुराने कानून है, और ये बहुत अच्छी भी बात है कि जो ब्रिटिश काल के कानून है उन सबको खत्म होना चाहिए। रेलवे बोर्ड को स्वायत्तता भी प्रदान करेगा, ऑटोनॉमस स्वायत्तता, और साथ ही साथ ये जो बोर्ड है उसको, उसकी ताकत को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, मगर इसको एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करेगा, कानूनी ढांचा भी प्रदान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कानूनी ढांचा जो है, ये कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट मतलब देखा जा रहा है क्योंकि इन दिनों में, पिछले 10-12 सालों में हमने कई ऐसे कानून देखे जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, ब्रिटिश काल से चलते आ रही थी। ये भी देखो 1905 का ये कानून है, ब्रिटिश ने बनाया हुआ, वो चलिए आ रहा है, अब 2025 चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कानून को एक नए भारत में नए तरीके से अमली जामा पहनाएं। और अब रेलवे बहुत बदल गई है, तब समय ब्रिटिश काल में जब चलती थी और आज के समय में, मैं कुछ आंकड़े भी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करूंगा, राइट। अगर बात करें 11 वर्षों में, राइट, 11 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में 34,000, राइट, नए न्यू रेलवे ट्रैक बने, न्यू रेलवे ट्रैक, पटरियां बनी है, ट्रैक्स बने हैं, राइट, 11 वर्षों में। और लगभग 45,000 रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है लगभग 45,000 किलोमीटर। कितना? 45,000 किलोमीटर, और ये 34,000 किलोमीटर की बात हो रही है, राइट। और कई जगह पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, राइट। रेलवे क्रॉसिंग, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है अब, राइट, इसे समाप्त कर दिया गया है। और वार्षिक घटनाएं, पहले जो है एवरेज सालाना, एवरेज पर ईयर एवरेज अगर बात करें तो पहले 170 घटनाएं घटती थी, दुर्घटनाएं, राइट, ये दुर्घटनाओं की बात हो रही है। अब उसको भारत सरकार जो है 30 पर लेके आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छी बात, ये हम मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। एक रेलवे की सुरक्षा उपाय में LBH करके एक आया हुआ है, लिंके हैपमैन बुश, जो जर्मनी की कंपनी है, राइट, लिंके हैपमैन बुश, ये जर्मनी के कोच बनाने वाली है, जर्मनी की कोच बनाने की संस्था है ये जय, राइट, जर्मनी की कोच बनाने की संस्था है। भारत में सन 2000 से हम LBH के कोच इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जर्मनी की कंपनी विकसित करती है। और भारत में इसका निर्माण कार्य जैसे कपूरथला, चेन्नई और रायबरेली, राइट, उत्तर प्रदेश, इनमें इसका ये बनाए जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा LBH, लिंकेज हैपमैन बुश, ये कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और इनको बोलते भी यही है, ये किया गया है। भारत सरकार ने रेलवे को लेकर 1 लाख करोड़ का जो है, 1 लाख करोड़, इतना बड़ा बजट जो है इसे कर दिया है, 1 लाख करोड़ बजट आवंटित कर दिया है रेलवे के लिए। तो इतना बड़ा बजट जाता है रेलवे को। पहले रेलवे का अलग ही बजट हुआ करता था क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अब उसे मर्ज कर दिया गया। ये भी एक बहुत अच्छी बात जो है हुई है आज के समय में। अब और देखेंगे तो सेफ्टी कवच है, राइट, कवच आपने देखा होगा किस तरह से फॉग में अगर रेलवे चलती है तो वो आ रहा है, रेलवे कवच है, और कई सारी ऐसी चीजें रेलवे लेकर आया है। 2024-25 में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, राइट। गेहूं का कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने आंकड़े दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने आंकड़े दिए कि गेहूं का रिकॉर्ड 2024-25 में जो है रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। 115.3 लाख
जो मिलियन टन है, मिलियन टन गेहूं, मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, राइट। 2023-24 की अगर बात करें तो ये लगभग लगभग 113.3 था, राइट। 113.3 मिलियन टन था ये, राइट। और अब उसके हिसाब से 2% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2025-26 के लिए, 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने 31 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। मिलियन टन गेहूं, वीट सरकार क्या करेगी, परचेस करेगी, परचेस बाय गवर्नमेंट, राइट, परचेज बाय गवर्नमेंट। हालांकि ये 31 का है, बट सरकार ने 32 से 33 का लक्ष्य रखा था, मगर कम ही खर्च कर पाई थी, राइट। ये एक वही मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गेहूं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन गेहूं के लिए अब सरकार जो है एमएसपी भी सरकार ने बढ़ा दी है। एमएसपी जो है, एमएसपी वो एमएसपी 150 रुपए प्लस किए है इस साल, 150 रुपए बढ़ाए है, राइट, बढ़ाए है। और अब बढ़कर कितना हो गया है, 2400, लगभग लगभग जो है 2600, मतलब ये पूरा का पूरा जो गेहूं का जो प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि गेहूं पंजाब में किस तरह से आंदोलन अभी चल रहा था इन सब चीजों को लेकर कि हमें एमएसपी अच्छी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसको बढ़ा के 2400 रुपए कर दी, 2425 रुपए कर दिया है। 2425 रुपए, राइट। ये इस पर अब एमएसपी है, ये दिस इज एमएसपी, एमएसपी फॉर दिस ईयर, राइट। ये एमएसपी है। गेहूं के उत्पादक राज्य देख लेंगे, उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादक राज्य नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 1 पे कौन आता है, आपको लग रहा होगा कि पंजाब आ रहा होगा, बट रॉन्ग, यूपी है, उसके बाद आता है एमपी, राइट, उसके बाद आता है हरियाणा। आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, पंजाब का नाम ही नहीं ले रहे सर, राइट। हरियाणा आता है, पंजाब हरियाणा, राइट, पंजाब हरियाणा, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है गुजरात, एंड देन महाराष्ट्र। ये उत्पादक राज्य, कभी अगर कॉम्बिनेशंस में अगर मान लीजिए इस तरह से सवाल आ जाए आपके पास कि किस कॉम्बिनेशंस में आपको अगर पूछना पड़ेगा, पूछ ले वो, तो आपको ये काम आएगा, राइट। थोड़ी डिस्क्रिप्टिव खबरें देख लेते हैं। अमेरिका में H7N9 नाम का बर्ड फ्लू, उसका प्रकोप बढ़ गया है, और ये बहुत ही खतरनाक है। यूएस में बर्ड फ्लू बढ़ गया है, यूएसए में, राइट। अमेरिका में बर्ड फ्लू बढ़ गया है, बर्ड फ्लू की बहुत बड़ा खतरा आ चुका है 2017 के बाद। ये 2017 के बाद, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू, राइट। ये बर्ड फ्लू जो है 2017 में अमेरिका में आया था, उसके बाद लगभग लगभग 8 सालों में, मतलब 7 सालों में बर्ड फ्लू का कोई वहां प्रकोप नहीं हुआ। मगर अब मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी वो राज्य जो है, मिसिसिपी मिसिसिपी में जो है वहां के एक पोल्ट्री फार्म में जो है, पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री फार्म में जो है मिसिसिपी के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के इनिशियल जो केसेस दिखी, और उसके बाद तो पूरा का पूरा आउटरेज वहां पे आउटब्रेक हो चुका है। H7, राइट, N9, ये जो वायरस है ये पशुओं से मनुष्य के बीच में फैलता है, और इसकी खासियत है पशुओं से मनुष्य के बीच, मनुष्यों में, राइट,
मनुष्य में फैलता है, राइट। अब इसका क्या है कि सबसे बड़ी, ये इसलिए डेंजरस माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च मृत्यु दर है, हाई डेथ रेट, हाई डेथ रेट, राइट। ये हाई डेथ रेट है मनुष्य में, मतलब मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस की, ह्यूमंस में हाई डेथ रेट है इसका, राइट। ह्यूमंस में हाई डेथ रेट है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। और कोरोना के बाद से तो दुनिया इसके लिए लगभग लगभग तैयार हो चुकी है कि अब हमें इस तरह के खतरों के लिए तैयार रहना ही चाहिए। इस तरह के वायरसेस, जिस तरह के हमने प्रकृति का दोहन किया है, अब ये वायरसेस बढ़ना बहुत आम बात है। इसीलिए सरकार ने वहाँ जो है ये पूरा का पूरा सरकार ने इसके लिए एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन बताई है। और ये पशुओं से मनुष्यों में तो जाता ही है, मगर मनुष्यों से पशुओं के बीच में भी ये संक्रमित होता है। पहली बार 2013 में चीन में ये आया था, ये कोरोना भी चीन में ही आया था पहली बार, राइट। ये चीन जो है किस तरह के प्रयोग कर रहा है अभी हाल फिलहाल में, राइट, इसके कारण जो है चीन में ये पहली बार देखा गया था, राइट। चीन में पहली बार ये देखा गया था 2013 में। वहां श्वसन संबंधी बीमारियां, श्वसन संबंधी कठिनाइयां सामने आई थी, श्वसन संबंधी सारी कठिनाई आई थी, राइट। इन्फ्लुएंजा मैंने जैसे बताया आपको, ये पक्षियों से मनुष्य में, मनुष्य से पक्षियों में जाता है, राइट। ये 2013 में चीन में पहली बार आया था और ये हाई डेथ रेट है, राइट, हाई डेथ रेट। और इसके बहुत प्रभाव पड़ते हैं, राइट। खाद्य कीमतें, खाद्य की कीमतें बढ़ेंगी। और देखा कि अंडों की, मान लीजिए जैसे भारत में भी अंडों की बड़ी सेल है, अंडों की कीमतें जो है, अंडों की कीमतें रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी, रिकॉर्ड ब्रेक। इतनी बड़ी कीमतें कभी भी नहीं हुई, राइट। रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था उस समय, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था उस समय, राइट। और ये पोल्ट्री बेस, मतलब जो एग्रीकल्चर बेस बिजनेसेस है, लाइक पशुधन, उस पर भी, उस पशुधन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। नुकसान क्या है इसका, देखिए, पोल्ट्री फार्म तबाह करने पड़ते हैं, पोल्ट्री फार्म नष्ट करने पड़ते हैं, नष्ट करना पड़ते हैं, राइट। सारे के सारे पोल्ट्री फार्म नष्ट करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है। लगभग लगभग 1600 2000 के आसपास केसेस अमेरिका में आ चुकी है, 2000 केसेस, और 650 मौतें अब तक वहां हो चुकी है। यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस से गवर्नमेंट ने 1 बिलियन, राइट, 1 बिलियन डॉलर का फंड जो है इससे लड़ने के लिए अलोकेट कर दिया है, अलोकेट कर दिया है, राइट, अलोकेट कर दिया है। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये बहुत ही खतरनाक है। पशुओं से, जो पशु है, राइट, जितने भी बर्ड्स है उनसे इंसानों में संक्रमित होता है, और इंसानों से इंसानों के बीच में और पशुओं में भी संक्रमित होता है, तो इसलिए डेंजरस है ये, राइट। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर, सुनीता विलियम्स जो है वहां से अंतरिक्ष वापस आ चुकी है। आप बताइए, आपको मैं इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये भारतीय मूल की है, गुजरात से बेसिकली बिलोंग करती है। ये 286 दिन अपने साथी विलियम्स, जो सुनीता विलियम और विल्मोर बुच है, बुच विल्मोर, इनके साथ ये दोनों जो है वहाँ अटके पड़े थे। 9-8 दिनों के लिए गए हुए थे एक्चुअली, बट ये 9 महीने के बाद लगभग लगभग वापस आए। यान अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्र तल पर उतरा और 5 जून 2024 को बोइंग CST-100 स्टारलाइनर पर इन्होंने, जो पहली चालक दल है उनका परीक्षण हिस्से में इन्होंने उसके रूप में ये वहां गई थी। और ISS जो है, राइट, ISS माने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, राइट, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, वहां सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए गई थी, बट एक
तकनीकी समस्या के कारण वो लगभग वहां 9 महीने तक वही अटकी रही। और फिर उसके बाद जो है अमेरिकन सरकार उन्हें एक प्राइवेट प्लेयर यानी कि एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, एलोन मस्क जो ट्विटर अभी जिसे हम एक्स कहते हैं उसके मालिक, इन्होंने उनका जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, राइट, उसके माध्यम से जो है 18 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। मुझे पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि वो कौन है, कहाँ से वो बिलोंग करती है, उनकी पढ़ाई क्या हुई है, उनकी क्या मतलब उनकी क्या उपलब्धियां रही है, मुझे वो बताना है। एक एज अ पर्सन के तौर पे, जब पर्सनालिटी के तौर पर कई बार आपको इंटरव्यूज में और कई पूछ लेते हैं पर्सनालिटी के बारे में बताइए, तो आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, अमेरिका के नागरिक है, मगर इनके जो पूर्वज है, माता पिता, वो है भारतीय है। ये पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी भी रही है और ये इतिहास की, मानव सभ्यता की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। इनको बहुत गहन अनुभव है। इन्होंने एक अंतरिक्ष उड़ान अनुभव के लिए भी प्रत्यक्ष बहुत ज़्यादा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा स्पेस में चलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, स्पेस में रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है, और सबसे ज़्यादा मिशंस पे जाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस, जो मैंने कहा था इंटरनेशनल स्पेस सेंटर या स्पेस स्टेशन जो है, इन्होंने मिशनों में भाग लिया है। ये फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में भी काम कर चुकी है। सुनीता विलियम का विवाह जो है वो टेक्सास में जो मार्शल है माइकल जे विलियम्स, इनसे हुआ है। इनकी शादी को 20 साल से अधिक समय हो चुका है। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 में यूक्लिड में हुआ। ओहियो राज्य है यूएस का, अमेरिका का ओहियो राज्य है, वहाँ हुआ। उनके पिता दीपक पंड्या गुजरात से बिलोंग करते हैं, और उनकी माँ जो है उर्सुलाइन बोनी पांड्या, ये स्लोवेनियन मूल की थी, राइट। दोनों भी अमेरिकन नहीं है, माता पिता वही आके बस गए, दीपक पंड्या और जो स्लोवाइन देश है वो वहाँ की मूल की जो है उनकी माता जी। उन्होंने 1983 में मैसाचुसेट्स से सुनीता विलियम ने नीधम हाई स्कूल से पढ़ाई करी है। नीधम को वो अपना घर मानती है, राइट। और 1987 की बात करें तो उन्होंने नेवल एकेडमी से फिजिक्स में डिग्री प्राप्त की है, और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग बनी, राइट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करी है। सुनीता विलियम्स ने 1987 में अमेरिकी नौसेना ज्वाइन की, और 1989 में वो हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ट्रेन भी करी गई, प्रशिक्षित हुई थी। इनके नेवी में, मतलब जो इनके नौसेना में क्या क्या काम किया उन्होंने, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में वो शामिल थी, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान भी उन्होंने भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, इन कई सारे ऐसे मिशनों में सुनीता विलियम्स ने भाग लिया था। ये 1992 में एक तूफान आया था एंड्रू, उसके दौरान इन्होंने जो राहत का कार्य है उसमें बहुत ही उल्लेखनीय काम किया था। इनके लिए भी उनको बहुत अमेरिका में जाना जाता है, और उनका काफ़ी इससे नाम भी हुआ था। वो 2017 में सेवानिवृत्त हुई नौसेना से, और फिर 1998 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के रूप में खुद को चयनित किया था, 98 में, राइट। 2006 से 2007 के बीच में उन्होंने 14 और 15 स्पेस मिशन जो थे 49-15 स्पेस मिशन, उनके दरम्यान उन्होंने 195 दिन जो है उन्होंने स्पेस में बिताए। देखिए अब तो 286 दिन तो अभी हो गए, पहले 195 थे, और इनमें उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक भी किया, मतलब अंतरिक्ष में चलना जिसे कहते हैं, उन्होंने स्पेस वॉक भी किया था, जो अब तक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो मैराथन भी दौड़ी अंतरिक्ष में, और ये पहली महिला, पहली व्यक्ति है कि जो अंतरिक्ष में मैराथन भी दौड़ी है, तो इनके नंबर उनके ऊपर ही है, रिकॉर्ड भी है। उनका जो एक मिशन था, मिशन 32 और मिशन 33 2012 में, तो ये मिशन 33 के फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में इन्होंने काम किया था 2012 में। उन्होंने सुनीता विलियम ने 3 और स्पेस वॉक किए, और अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन भी पूरा करने वाली वो पहली व्यक्ति बन गई थी। बोइंग क्रू पायलट टेस्ट 2024 में दिया, और उस हिस्से के रूप में वो बोइंग के स्काईलाइनर पर उड़ान भरने उन्होंने भरी। मार्च 2025 में उन्होंने वापसी के कारण आईएसएस पर नहीं हो पाई थी, बट फिर भी वो वहाँ स्पेस सेंटर में अटकी रही, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया, जो सुनीता विलियम्स एज अ फीमेल और अंतरिक्ष यात्री जो 286 दिन वहाँ रही, राइट। अचीवमेंट है उनकी, अंतरिक्ष में चहलकदमी है 62 घंटे और 6 मिनट की,
और 9 अंतरिक्ष चहलकदमी उन्होंने करी है 2017 में तक। एक महिला के द्वारा सबसे ज्यादा चहलकदमी करी गई थी और सर्वाधिक घंटे भी उन्होंने स्पेस में बिताए थे। अंतरिक्ष में जो समय भी उन्होंने बिताया वो 606 दिन हो गया है। और अभियान अगर बात करें 14-15, उन्होंने 195 दिन, जो मैंने बताया आपको, समय बिताया था। और ये 2017 तक, अभी तक ये रिकॉर्ड अब तक बरकरार है। 16 अप्रैल 2017 को सुनीता विलियम्स को आईएसएस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन पूरी की थी उन्होंने, और ये दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई थी। राइट। इन्होंने आईएसएस के जो प्रशिक्षण उपकरण है उनका उपयोग किया, दौड़ करी, साइकिल चलाई, तैराकी किया, मतलब जो ट्रायथलॉन होता है उसको भी उन्होंने पूरा किया, और ये दुनिया की पहली व्यक्ति भी बन गई, पहली अंतरिक्ष यात्री भी वैसे बन गई। राइट। और जो उनका मिशन था 33, उस दौरान आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की उन्होंने कमान संभाली थी, और ये दूसरी ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने आईएसएस की कमान संभाली थी, यानी प्रमुख वो बन गई थी। जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर उड़ाकर वो ऑर्बिटल मिशन के लिए उड़ान परीक्षण उन्होंने जो भरा था, अंतरिक्षयान बोइंग स्टारलाइनर, और ये जो बहुत ही एडवांस यान है ये बोइंग स्टारलाइनर, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भी बन गई है। तो ये सारी उनसे संबंधित जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको वनडे के लिए भी काम आएगी, और आपको अन्य चीज़ों के लिए भी जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो आप और चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं ऐसे में लिखने को आ गया नारी शक्ति के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, या कहीं तो आप एक भारतीय मूल की महिला जो कल्पना चावला भी थी, इनका भी उदाहरण दे सकते हो, और आप सुनीता विलियम्स का भी उदाहरण दे सकते हो। यार यही वजह थी जब सुनीता विलियम्स की घर वापसी हुई, एक्चुअल में घर वापसी इसे कहते हैं, तो वो घर वापसी जब हुई, पृथ्वी पर वापसी जब हुई उनकी, तो पूरे भारत में फटाके फोड़े गए और पूजा अर्चाएं की गई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर हम आज जो है आपको जो करंट अफेयर हम पढ़ते हैं हफ्ते भर और रोज भी, उसी रोजमर्रा के करंट अफेयर पर बेस हम एक प्रैक्टिस में परफेक्ट आपके लिए लेके आए। तो पहला सवाल देख लेते हैं। गोल्डन डोम प्रणाली हाल ही में चर्चा में रही है। गोल्डन डोम प्रणाली की इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये क्या है? ये केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ काम करती है, या बी इसमें केवल जमीन आधारित सेंसर शामिल है, सी एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत इंटरसेप्टर इसमें शामिल है, और डी ये केवल हवाई हमलों के खिलाफ काम करती है। एक्चुअली एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, मल्टी लेयर है ये, इट्स अ मल्टी लेयर एंटी जो रक्षा प्रणाली है, ये सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, राइट। इसमें अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स है और इंटरसेप्टर भी इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर्स क्लोज पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? ये संजना मिश्रा, बी सावलाराम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, सी अनिल कुमार वर्मा, और डी महेश चतुर्वेदी, राइट। तो ये एक स्पीस मिशन होता है। सावलाराम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, राइट। ये राजस्थान है। जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मूवमेंट होती है ना, शांति सेना, यूएन शांति सेना, यूनाइटेड नेशन पीस जो सेना होती है, पीस कीपिंग सेना, वहां ये बीएसएफ के जवान थे, राइट। और इन्होंने 26 ये जो है कांगो में जो हुती विद्रोही है उनके खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने ये लोग शहीद हो गए। CUNPK का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। CUNPK, राइट। ये सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन, राइट, सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, राइट, पीस कीपिंग, राइट। ये सेंटर UNCPK का ये मुख्य ये है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, ये इसका सही आंसर है, न्यू दिल्ली।
ये इसका सही आंसर है। ये ई लर्निंग है, ई लर्निंग, ये कोर्स है, राइट। ई लर्निंग अवेलेबल है, ये ई लर्निंग एक कोर्स होता है यूनाइटेड पीसिंग का, राइट। जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कोर्सेस है ये, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट, राइट। नो कॉस्ट है ये, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। और इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, राइट, फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज, राइट। ये 4 भाषाओं में अवेलेबल है, राइट। अवेलेबल इन 4 लैंग्वेज, अवेलेबल इन 4 लैंग्वेज। इसकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, और आप में से कोई भी अगर करना चाहे तो भी इसको कर सकता है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद करने के लिए किस नाम से एक जमानत मुक्त डिजिटल एसएमई लघु और मध्यम उद्योग ऋण उत्पाद लॉन्च किया है? ये एसबीआई स्वावलंबिनी, बी एसबीआई सक्षम, सी एसबीआई तेजस्विनी, डी एसबीआई अस्मिता। एक जो अभी गया हुआ जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस पर ये लॉन्च हुई है। ये इसका सही आंसर है एसबीआई अस्मिता, डी, डी इज द राइट आंसर, राइट। ये एक एसबीआई ने ये करी है। इसके अलावा एक मतलब जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों में जो शामिल महिलाएं उनके लिए ये मोस्टली है। और एसबीआई ने इसके अलावा एक रुपे कार्ड भी जारी किया है, जिसका नाम है नारी शक्ति, राइट, नारी शक्ति रुपे कार्ड। ये रिसाइकल प्लास्टिक से बना है, रिसाइकल प्लास्टिक से, जो सस्टेनेबिलिटी की बात है उस पर ये कर रहा है, राइट। ये भी लॉन्च किया है, ये रिसाइकल प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक से बना। और ये इसे शॉपिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, एंटरटेनमेंट और हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके महिलाओं के लिए किया गया है, राइट। वुमेन्स डे पर ये योजना लॉन्च करी गई थी एसबीआई अस्मिता नाम से। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली, बी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, और डी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत नंबर 1 पे रहा, नंबर 1 पे इंडिया रहा। इंडिया ने जो है बहुत सारे ये जो पैरा ओलंपिक के लिए हुआ था, राइट, इसमें भारत ने लगभग ये 11 से 13 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था, 11 से 13 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। और भारत ने 134 पदक जीते हैं, 134 टोटल पदक 134, इसीलिए भारत नंबर 1 पे रहा। 134 पदक के साथ भारत ने फर्स्ट पोजीशन अर्जित करी है, जिसमें गोल्ड की बात करें तो 45 गोल्ड है, राइट। 45 गोल्ड यहाँ मिले, 40 सिल्वर मिले, और 49 ब्रॉन्ज मिले, 49 ब्रॉन्ज पदक मिले। टोटल 134 पदक जो है हमें मिले थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में, राइट, केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया? ये पन्ना टाइगर रिजर्व, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी पेंच टाइगर रिजर्व, और डी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये है, मैंने पढ़ाया भी था आपको भी पिछले हफ्ते, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव, अब ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में आता है, एमपी में, एमपी में शिवपुरी जिले में, इसे देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया है। माधवराव शिंदे या माधवराव शिंदिया, इनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान था। अब ये जो है ये पूरा का पूरा अब बाघ अभयारण्य बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा है क्विक कॉमर्स, राइट। क्विक कॉमर्स में किस प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, RFID, बी AI संचालित मांग पूर्वानुमान और मार्ग अनुकूलन, सी बारकोड स्कैनिंग, और डी मैनुअल इन्वेंटरी प्रबंधन। तो ये AI संचालित होता है, चैटबॉट्स होते हैं, राइट। चैटबॉट्स होते हैं, हम जिस तरह से ढूंढते हैं और फिर हमें
आपने देखा होगा कि किस तरह से आपने अगर बोला कि भाई मुझे शूज़ खरीदने, तो आपको अडिडास के, प्यूमा के और अन्य कई सारी ऐसी कंपनियों के बिल्कुल नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। या आपने अगर सर्च भी किया है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अनदर क्विक कॉमर्स वेबसाइट लाइक जियो एंड अदर थिंग्स, अगर आपने वहाँ सर्च भी किया है तो भी आपको वो सजेशन में दिखाएगा कि आपको चाहिए। आपने फिर इस तरह से, और आपने जो डिमांड कर लिया, मान लिया आपने शूज़ मंगाए, तो शूज़ के एक्सेसरीज भी आपको दिखाएगा एआई, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये शूज़ के लिए ज़रूरी चीज़ है। जैसे सॉक्स दिखाएगा, सोल दिखाएगा, शू पॉलिश करने के लिए बाकी अन्य चीज़ें दिखाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आपका कंज्यूमर कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को सेंट्रिक रखकर वो सारी की सारी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इस तरह से आपके बिहेवियर पैटर्न को क्या करता है, स्टडी करता है। आपके बिहेवियर पैटर्न को क्या करता है, स्टडी, और उस हिसाब से वो आपको सजेशन देता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस तकनीक का उपयोग करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड केले विकसित किए गए हैं? ए जीन संपादन, बी रेडियोधर्मी विकीकरण, सी रासायनिक उपचार और डी पारंपरिक प्रजनन। राइट, तो ये जीन संपादन करके किए गए हैं केलों का, एक हाईली जेनेटिकली इंजीनियर केले बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है जीन को संपादित करके करे गए हैं। अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? ये नरसिम्हन समिति, बी उर्जित पटेल समिति, सी रंगराजन समिति और डी आरवी गुप्ता समिति। देखिए, नरसिम्हन समिति किसके लिए थी? उर्जित पटेल समिति तो अभी की होगी, तो ये भी कट जाएगी। रंगराजन समिति भी कट जाएगी। नरसिम्हन समिति और चीजों के लिए थी, केसीसी के लिए नहीं थी। मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो इसमें क्या है, आरवी गुप्ता समिति जो है, ये आरवी गुप्ता समिति ही है जो बनाई गई थी 1998 में। 1998 में जो है ये समिति बनाई गई थी, और ये मौसम और फसल, उसके गणित बिठाने के लिए, जो फसल होती है उसके नुकसान इनसे बचने के लिए अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण योजना है ये। क्या है? अल्पकालिक ऋण योजना, अल्पकालिक ऋण योजना, कर्ज या ऋण योजना है ये। इसको 1998-99 के बजट में पहली बार, इसको 1998-1999 का जो बजट आया था, इसमें इसका पहली बार प्रस्ताव लाया गया था। बजट में पहली बार प्रस्ताव, राइट। आरवी गुप्ता समिति ने जो है इसकी सिफारिश करी थी, राइट, इसकी सिफारिश करी थी, और नाबार्ड और बैंक से मिलकर इसकी योजना को अमल में लाया गया था। अगला और आखिरी सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे जादिया स्वामी त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मैंने कई बार आपको कहा है कि त्योहार, उत्सव, यात्राएं, जत्राएं, ये जो है भारत की परंपरा की बहुत बड़ी बात है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, और खास करके कल्चर का ये पार्ट है। तो यहाँ से सवाल जरूर आता है, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, और चाहे अन्य एग्जाम हो, ये सभी लोग जो है इस तरह के सवाल जरूर पूछते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसके ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं, ए गोंड, बी भील, सी बडगा और डी संथाल। तो ये बडगा है इसका सही आंसर, सी इसका सी इज द राइट आंसर, बडगा। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु या तमिलनाडु जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु, इसमें जो नीलगिरी में, जो नीलगिरी नेटवर्क में, जो आदिवासी नेटवर्क है नीलगिरी में, राइट, इसमें नीलगिरी नेटवर्क के जो वड़गा है, राइट, नीलगिरी नेटवर्क, राइट, वड़गा बड़गा जिसे कहते हैं, बड़गा, ये एक आदिवासी समुदाय है, आदिवासी, राइट, आदिवासी समुदाय है ये आदिवासी समुदाय इस यात्रा को मनाता है, जदिया स्वामी, राइट, ये जदिया स्वामी मनाता है। कोटागिरी के पास एक गांव है नीलगिरी नेटवर्क में, कोटाईगराई, राइट, कौन सा? कोटागिरी। ये स्पेसिफिकली मैं लोकेशन बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु के नीलगिरी नेटवर्क में कोटागिरी, राइट, कोटागिरी के पास जनकराव गांव है, जनकराव,
जनकराव गांव है, जनकराय, जनकराव, राइट। जनकराय गांव में ये यात्रा मनाई जाती है। ये जनकराव गांव में यह उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है, राइट। ये वहां मनाया जाता है। और बड़गा गांव के जो लोग हैं, बड़गा, उन्हें लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बड़गा गांव के लोग जो है, बड़गा लोग जो है, बड़गा लोग एक्चुअली, उन्हें हट्टी कहा जाता है। बड़गा लोगों को क्या कहा जाता है? हट्टी। हट्टी भी कहा जाता है। हट्टी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इन लोगों को हट्टी भी कहा जाता है। और इनकी भाषा है बुडुगु। इनकी क्या भाषा है? बडुगु, ये इनकी भाषा है। बड़गा समाज के लोग क्या बोलते हैं? बुडुगु। और 8 गांवों में, ऐसे जो 8 गांव होते हैं, 8 गांवों में से जुलूस और अग्नि यात्रा निकलती है। क्या निकलती है इस उत्सव में? अग्नि यात्रा निकलती है और लोग शामिल होते हैं, निकलती है, राइट। ये इंडिजिनस पीपल्स हैं। और इस तरह के त्योहार और ये सब चीज़ें यूपीएससी से लेके स्टेट पीसी से लेके हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पूछ लेगा कि भाई बड़गा समुदाय कहाँ पाया जाता है, या जदिया स्वामी त्योहार कौन सा समुदाय मनाता है, जैसे ये सवाल है। या जदिया स्वामी यात्रा में कौन इंडिजिनस पीपल्स है, या उनकी भाषा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा वो बोलते हैं। इस तरह के सवाल बनना काफ़ी कॉमन है, राइट। तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आपके क्यूरीज है, आपके सजेशंस है, प्लीज़ हमें दीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सके। क्रॉनिकल पत्रिका की वेबसाइट भी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल पत्रिका का व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक है, इंस्टा है, राइट। आप हमें हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप हमें क्रॉनिकल जो वेबसाइट है हमारी क्रॉनिकल पत्रिका की, वहाँ जाकर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, वहाँ वेबसाइट पर जाकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स है। साथ ही साथ फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, वहाँ से भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तो आप ज़रूर जाइएगा, आपके दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।